में अभी तक 5-6 शब्द बड़े कॉमन होते थे। कहाँ रहते हो? सीवी रमन में, कल्पना चावला में, ये सब होते थे। विश्वरैया, जेसी बोस, जहांगीर बाबा, वरहा मीर, सिस्टर निवेदिता, आर्यभट्ट, ये सब हॉस्टल्स हैं। आज 2 नए हॉस्टल्स एपीजे कलाम साहब और रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर, इनमें 2 नाम और जुड़ गए हैं। ये 2 नाम और जुड़ने के बाद और सीट्स बढ़ने के बाद डीटीयू में 2600 बच्चों के रहने का इंतजाम हो गया है। अभी तक 1600 के करीब का। तो कहते हैं ना, दिल मांगे मोर, और वो दिल मांगे मोर का सिस्टम खुलता है तो फिर दिल्ली की ज़रूरतों पे जाता है। दिल्ली की ज़रूरतों में से एक बड़ी ज़रूरत है कि दिल्ली में पीने का पानी का जो नेटवर्क है और सीवेज का जो नेटवर्क है वो बहुत पुराने रवायती तरीके से बनाया हुआ है। उसको मॉडर्न टेक्नोलॉजी से जोड़ना बहुत ज़रूरी है। और मुझे बहुत खुशी है कि डीटीयू की एक कंपनी दिल्ली सरकार के साथ मिलकर इस बात पे काम कर रही है कि अंदर पानी की पाइपलाइन में कहीं से पानी लीक होता है तो उसको अंदर बिना उसके गड्ढे खोदे, जो हम देखते हैं जगह जगह, बिना गड्ढे खोदे कैसे उसको डिटेक्ट करके उसको रिपेयर कर लिया जाए, इस पे काम कर रही है। दिल्ली की ज़रूरतें पूरा करने लगेंगे तो दूसरी ज़रूरतें नौकरी की आती है, जिसमें आपने काफ़ी हद तक पूरी की हैं। तीसरी ज़रूरतें नौकरी देने वालों की आती हैं, जिसमें हम बहुत चर्चा करते रहते हैं। चौथी ज़रूरतें हैं फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग करने वालों कि दिल्ली की, देश की बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, पॉल्यूशन से लेके वाटर सप्लाई से लेके इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सब ऐसे चैलेंजेस हैं जो आज दिल्ली के सामने खड़े हैं। उसी क्रम में डेटा आपके सामने रखना चाहता हूँ कि वो प्रॉब्लम्स का क्वांटम क्या है। इस वक्त पूरे देश में 12 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, कोई काम ही नहीं है, और 27 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 35 रुपए पर डे, अभी $50 था तो 40 कह सकते हो, 35-40 रुपए पर डे से नीचे कमाई वाले ग्रुप में आते हैं। पर कैपिटा इनकम पे हम 1 लाख पे खड़े हैं, 1-1.25 लाख पे। दुनिया के देश इस वक्त 25-25, 30-30 लाख पे खड़े हैं। जर्मनी, जापान जैसे देश जो विश्व युद्ध में पूरी तरह तबाह हो गए थे, वो भी हमसे 25-25, 30-30 गुना ज़्यादा पर कैपिटा इनकम पे खड़े हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी डायरेक्शन में कुछ तो कमी है। हम आसमान छूने चलें तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ तो कमजोरी है। पर मुझे लगता है इंस्टीट्यूशनली एजुकेशन सिस्टम को ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। और दुनिया के जिन देशों को आप प्रोग्रेसिव कंट्रीज के रूप में देखते हैं, जिन्होंने अपने ये 12 करोड़ और 27 करोड़ की फिगर्स ठीक कर ली और फिर ग्रोथ में आगे बढ़ रहे हैं, पर कैपिटा इनकम और ग्रोथ रेट पर आगे बढ़ रहे हैं, उन्होंने अपने स्कूल सिस्टम और अपनी यूनिवर्सिटी सिस्टम को बहुत सलीके से यूज़ किया है, बहुत अच्छे से यूज़ किया है। बहुत नॉर्मल टर्म्स में मैं कहूँ तो मैं स्कूल सिस्टम को देखता हूँ कि देश का सोचने का आधार तय करता है। देश कहाँ खड़ा होगा, नीचे से कितना मजबूत होगा देश, वो स्कूल सिस्टम देता है। और कोई देश ऊपर से कितना मजबूत होगा, ये यूनिवर्सिटी सिस्टम देता है। आप अमेरिका, यूरोप के मॉडल देखिए, खासतौर से ब्रिटेन और अमेरिकन मॉडल। उन्होंने हजारों साल पहले अपनी यूनिवर्सिटीज बना के इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे ले आए। अब अमेरिका में क्या हो रहा है? आज उनके पास हार्वर्ड से लेके MIT, प्रिंसटन और यू नेम इट, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। और वो क्या करते हैं, उनके आप देखिए थोड़ा सा कैसे वो देश, उनकी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है, जिनसे आज हम इंस्पायर होना चाह रहे हैं। वो दुनिया के सारे टैलेंट को ढूंढ के लाते हैं, और रटने वाला टैलेंट नहीं, प्रैक्टिकल टैलेंट। हार्वर्ड में और MIT में और प्रिंसटन में और इन सब में एडमिशन लेने के लिए दुनिया का सारा टैलेंट लाइन में लग के खड़ा होता है। सक्षम है और प्रतिभा दोनों, और उन दोनों के बेस पे फिल्टर करके वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट को अपने देश में ले जाते हैं। 3-4 साल उस पर मेहनत करेंगे, फिर उसको अपने इकोसिस्टम में पढ़ाएंगे। अब वो मान लीजिए 20,000 है,
तो 20,000 ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 में लेके गए, ईयर 4 में लेके गए। चौथे साल उसमें से भी जो बेस्ट प्रूवन होगा उसको अपनी कंपनी में चौथे, पांचवें, छठे नंबर पे रखेंगे, अपनी गवर्नमेंट में रिसर्च करने के लिए रखेंगे। तो सारी दुनिया के टैलेंट को फिल्टर कर करके लाके पहले अपने यहाँ पार्क करते हैं, और उसको पार्क करके और उसके माइंड को और फिल्टर करके शार्प करते हैं, उसको और अपने हिसाब से तैयार करते हैं यूज करने के लिए। और उसके बाद उसमें से कुछ लड़के लड़कियों को पिक एंड चूज करके बहुत फिल्टर, कड़ा फिल्टर लगा के अपनी कंपनियों में और अपनी सरकार में ले जाते हैं, और बाकी को कहते हैं जाओ। दुनिया के बेस्ट ब्रेन्स हायर करने का ये बड़ा शानदार तरीका है कि आज हमें देश में यूनिवर्सिटीज़ को देश में वो जिम्मेदारी निभाने का समय आ गया है कि हम ये कहें कि हम दुनिया भर से टैलेंट उठा के लाएंगे और उसके बाद इंडियन कंपनीज को चलाने के लिए लगाएंगे, और उसके बाद में हम इंडियन गवर्नमेंट में अलग अलग पोजीशंस पे चलाने के लिए लगाएंगे। आप बात चाहे जो कर लीजिए इमोशनली, लेकिन कोई भी कंपनी उतनी ही सफलता पे जाएगी जितना जबरदस्त टैलेंट आपने छांट के वहां लगा रखा है। तो टैलेंट को छांट के तैयार करना और फिर उसको लगाना, अलग अलग डायरेक्शंस पे अलग अलग प्रॉब्लम सॉल्व करने का काम यूनिवर्सिटीज़ के ज़रिए बहुत किया गया है। मुझे लगता है हमारी भी ज़रूरत है, आज इंडिया में यूनिवर्सिटीज़ को ये भूमिका निभाने की ज़रूरत है। और मुझे खुशी है कि DTU बहुत अपने तरीके से इस काम को कर रही है। हमारी दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटीज़ उस दिशा में अलग अलग तरीके से काम कर रही हैं। कोई एक ऐसा समय आएगा जब सारे देश की यूनिवर्सिटीज़ को जिम्मेदारी ऑथेंटिक रूप से दी जाएगी। आने वाले समय में उस समय को हमें लाने पे काम करना है, फिर जब वो आ जाए तो उस पर काम करना है कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ देश को फलक पे पहुंचाने के लिए वो रोल निभाएं जो दुनिया के और कई देशों में, खासतौर से डेवलप्ड इकोनॉमीज़ में वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ ने निभाया है। हमने दुनिया के इतिहास को राजनीतिक नज़रिए से पढ़ा है, हमने दुनिया के इतिहास को एडमिनिस्ट्रेटिव नज़रिए से भी पढ़ा है, इकोनॉमिक नज़रिए से भी पढ़ा है। मुझे लगता है हमें दुनिया के इतिहास को एजुकेशन के नज़रिए से भी पढ़ना चाहिए। हमें ये भी देखना चाहिए कि ब्रिटेन की प्रोग्रेस युद्ध में और जातीय संघर्ष, उस वहाँ के जातीय संघर्ष में जूझता हुआ ब्रिटेन जिस वक्त वाइकिंग से लड़ता था, उस वक्त ऑक्सफोर्ड ने क्या भूमिका निभाई थी। जब अमेरिका ब्लैक एंड व्हाइट के झगड़ों में उलझ रहा था तो वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ कहाँ खड़ी थी और किस तरह की भूमिका निभा रही थी, उन्होंने कैसे ट्रांसफॉर्म किया अपने आप को, उनके स्कूल सिस्टम ने कैसे ट्रांसफॉर्म किया। 1905 से लेके और 1948 तक जापान के एजुकेशन सिस्टम में क्या काम हुए, फिनलैंड का एजुकेशन सिस्टम जो आज दुनिया में नंबर 1 माना जाता है, उसमें क्या क्या काम हुए, कैसे वो देश आज नंबर 1 बने हुए हैं, कैसे वो देश एक अलग तरीके की थिंकिंग पे खड़े हुए हैं। वहाँ उनके एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, स्कूल ने, कॉलेजेस ने क्या भूमिका निभाई। दुनिया के इतिहास को हमें एजुकेशन के लेंस से पढ़ना चाहिए, तब शायद हम ज़्यादा कुछ अपने लिए सीख पाएंगे और कर पाएंगे। नेता तो चुनते ही रहेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव ढांचे तो बनाते ही रहेंगे, लेकिन अगर हमने एजुकेशन के जरिए दुनिया के इतिहास को समझ के, और ख़ास तौर से जो प्रोग्रेसिव कंट्रीज़ हैं, जो प्रोग्रेस्ड डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं, उनके इतिहास को एजुकेशन के लेंस से देख लिया, तो मुझे लगता है देश में एक नया थॉट पैदा हो जाएगा, नया चिंतन पैदा हो जाएगा और नई दिशा मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।